सोचिए, आप पेंसिल्वेनिया के सेंट्रालिया में पहुंचते हैं और सबसे पहले आपकी नजर इस बात पर नहीं जाती कि यहाँ क्या है। आपकी नजर इस बात पर जाती है कि यहाँ क्या गायब है। घास के बीच से अब भी सड़कें गुजरती हैं, किनारे अब भी अपनी जगह पर हैं, कुछ फुटपाथ खाली जमीन के पास चलते हैं और फिर अचानक रुक जाते हैं, जैसे उन्हें याद ही नहीं रहा कि घर कहाँ थे। ये जगह टूटी हुई नहीं लगती। अजीब बात यही है, ये मिटाई हुई लगती है। फिर चेतावनी वाले बोर्ड पूरे माहौल को बदल देते हैं। खतरनाक गैसें, अचानक जमीन धंस सकती है, अंदर न जाएं। खतरा कोई गिरती इमारत या टूटा पुल नहीं है, खतरा खुद जमीन है। मतलब आप ऐसे शहर में खड़े हैं जहां ऊपर सब शांत दिखता है, लेकिन खतरा आपके पैरों के नीचे है। ये सेंट्रलिया की कहानी है, एक कोयला खनन वाला शहर जो ऊपर से नहीं जला, ये नीचे से जलता रहा। और ये आग से भी ज्यादा डरावना लगता है। आग कम से कम आपको बता देती है कि खतरा कहाँ है, सेंट्रलिया उसे छुपा देता है। इसे समझने के लिए हमें सड़कों के नीचे देखना होगा। सेंट्रलिया पेंसिल्वेनिया के उस इलाके में बसा था जहां बहुत अच्छा कठोर कोयला मिलता था। 1800 के दशक से खनन ने इस शहर को आकार दिया। परिवार ऊपर रहते थे और उनके नीचे एक अलग ही दुनिया काम कर रही थी। कोयले की परतें, खदानों के कमरे, गहरे गड्ढे, सुरंगें और चट्टान के भीतर पुराने रास्ते। तो ये शहर कभी भी सिर्फ मजबूत जमीन पर नहीं बैठा था, ये नीचे से खोखली की गई जगहों के ऊपर था। बिल्कुल, इसी व्यवस्था ने शहर को काम दिया, घर दिए, चर्च दिए, दुकानें दी और स्कूल दिए। लेकिन इसी ने ऐसे रास्ते भी छोड़ दिए जहां हवा चल सकती थी, गर्मी फैल सकती थी और आग ऐसी जगहों में गायब हो सकती थी जहां पहुंचना आसान नहीं था। ये बात बहुत जरूरी है। मशहूर, आग शुरू होने से पहले ही सेंट्रलिया कमजोर था। मई 1962 में एक आग एक पुराने खुले खदान गड्ढे के पास शुरू हुई, जिसे कचरा डालने की जगह की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। आमतौर पर कहा जाता है कि वहां कचरा जलाया गया, ऊपर दिख रही आग बुझा दी गई, लेकिन गर्मी खुले कोयले तक या पुरानी खदानों के किसी रास्ते तक पहुंच गई। यानी एक छोटी सी ऊपर की आग को नीचे की भूल भुलैया मिल गई। हाँ, और आग की सही शुरुआत को लेकर कुछ दस्तावेजों में अलग अलग बातें मिलती हैं, इसलिए इसे सावधानी से कहना चाहिए। लेकिन नतीजा साफ है, आग सेंट्रलिया के नीचे कोयले तक पहुंच गई और जब वो टूटी हुई पुरानी खदानों के जाल में घुस गई तो वो एक अलग तरह की आपदा बन गई। क्योंकि जिस चीज को आप देख ही नहीं सकते, उस पर बस पानी डालकर आग नहीं बुझा सकते। आप उसकी पूरी सीमा नहीं देख सकते, आप हमेशा अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो किस तरफ जाएगी। जमीन के नीचे कोयले की आग हवा, दरारों, पुरानी सुरंगों और कमजोर जगहों का पीछा करती है। जमीन का एक हिस्सा सामान्य दिख सकता है, जबकि दूसरा हिस्सा गर्म हो रहा हो, गैस छोड़ रहा हो या अपना सहारा खो रहा हो। अब समझ आता है कि शहर कई साल तक चलता कैसे रहा। लोग मेन स्ट्रीट पर आग की दीवार आगे बढ़ते हुए नहीं देख रहे थे, वे निशान देख रहे थे, जमीन से उठती भाप, गर्म जगहें, अजीब गंध, जहरीली गैसों का डर। ऐसी मिट्टी जो ठंडी होनी चाहिए थी लेकिन गर्म बनी रहती थी। 1979 में एक पेट्रोल पंप मालिक ने जमीन के नीचे बने ईंधन टैंक की जांच की और पाया कि पेट्रोल असामान्य रूप से गर्म था। ये बात इसलिए और डरावनी है क्योंकि ये बहुत सामान्य चीज से जुड़ी है। एक पेट्रोल पंप का टैंक शहर के नीचे जल रही आग का ताप बताने लगा। फिर 1981 में सेंट्रलिया को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। टोड डोम्बोस्की नाम का एक लड़का अपनी दादी के आंगन में था, तभी उसके नीचे जमीन धंस गई। उसने पेड़ की जड़ पकड़ ली और उसे जिंदा बाहर निकाल लिया गया। यही वो पल है जहां खतरा एक तस्वीर में साफ दिख जाता है। एक पिछला आंगन अचानक गड्ढा बन जाता है। उसके बाद सवाल बदल गया। सवाल सिर्फ ये नहीं रहा कि क्या आग रोकी जा सकती है, सवाल ये हो गया कि क्या परिवार इसके ऊपर सुरक्षित रह सकते हैं। और जवाब धीरे धीरे और बुरा होता गया। कई सालों तक आग रोकने के तरीके सोचे और आजमाए गए। रुकावटें खोदना, इलाकों में पानी या गीला मिश्रण भरना, जांच के लिए छेद करना, गैस और तापमान पर नजर रखना। लेकिन पुरानी खदानें बहुत उलझी हुई थीं। आग का फैलाव पूरी तरह साफ नहीं था और खर्च बहुत ज्यादा था। पूरे जलते हिस्से को हटाने का मतलब होता जमीन के बहुत बड़े हिस्से को उधेड़ देना। यानी आग को हटाने से आसान था शहर को हटाना। सेंट्रलिया की यही कठोर सच्चाई थी। 1983 में अमेरिकी संसद ने लोगों को दूसरी जगह बसाने के लिए $40 मिलियन से ज्यादा की रकम मंजूर की। परिवारों ने सरकारी खरीद स्वीकार की, घरों को असुरक्षित घोषित किया गया, खरीदा गया, गिराया गया और हटा दिया गया। जब ज्यादातर लोग चले गए तो सेंट्रलिया एक सामान्य भूतिया शहर नहीं बना जहां खाली इमारतें खड़ी रहती हैं। ये उससे भी अजीब बन गया। सड़कों का नक्शा बचा रहा लेकिन जीवन उठा लिया गया। इसलिए इसके दृश्य इतने बेचैन करने वाले लगते हैं। जहां घर होने चाहिए थे वहां खाली घास है, सीढ़ियां हैं लेकिन बरामदा नहीं। सड़कें अब भी शहर को याद रखती हैं,
शायद शहर खुद से भी ज्यादा। 1992 में पेंसिल्वेनिया ने बची हुई संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेने की कार्रवाई की। 2002 में डाक सेवा ने सेंट्रेलिया का डाक कोड बंद कर दिया। बाद में कुछ बचे हुए निवासियों को जीवन भर रहने की अनुमति मिली, लेकिन शहर अब एक अलग ही श्रेणी में पहुंच चुका था। सामान्य अर्थ में जीवित नहीं और साधारण अर्थ में खाली भी नहीं। जैसे कोई जगह अपने अंत के बाद भी जी रही हो। कुछ सामान्य चीजें अब भी बची हैं। कब्रिस्तान, पहाड़ी पर एक चर्च, शांत सड़कें, इधर उधर लगे बोर्ड और जमीन के वे टुकड़े जहां कभी लोगों के रसोई घर, कमरे, जन्मदिन और छोटी छोटी बहसें हुआ करती थीं। यही सेंट्रेलिया को किसी डरावने खंडहर से अलग बनाता है। यहाँ खालीपन व्यक्तिगत लगता है। रूट 61 का छोड़ा हुआ हिस्सा इसका सबसे आसान प्रतीक बन गया। खदान की आग ने सड़क के नीचे की जमीन को कमजोर कर दिया। सड़क में दरारें आईं, वो हिलने लगी और आखिर उसे बंद कर दिया गया। बाद में आने वाले लोगों ने उस पर इतनी चित्रकारी और लिखावट कर दी कि लोग उसे ग्राफिटी हाईवे कहने लगे। वह इंटरनेट पर मशहूर हो गया, लेकिन उसके बनने की वजह मजेदार बिल्कुल नहीं थी। सही कहा। 2020 में निजी मालिक ने उस सड़क के हिस्से को मिट्टी से ढक दिया और वो आकर्षण लगभग खत्म हो गया। अधिकारी अब भी चेतावनी देते हैं कि खदान की आग वाला इलाका खतरनाक है, क्योंकि गैस और अचानक जमीन धंसने का खतरा सच है। ये सिर्फ डरावना माहौल नहीं है। तो सेंट्रेलिया को किसी घूमने वाली अजीब जगह की तरह नहीं देखना चाहिए। यह एक आपदा वाली जगह है जिससे असली लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ की निगरानी का इतिहास बताता है कि यह आपात स्थिति कितनी लंबी चली। 1960 के दशक के बाद आग वाले इलाके और उसके आसपास 2000 से ज्यादा जांच छेद किए गए। कुछ से गर्मी और गैस मापी गई, कुछ पाइपों से खदान की गैसों को घरों से दूर निकाला गया। जमीन से निकले वे अजीब पाइप यूं ही पड़ा कबाड़ नहीं हैं। वे इस बात के सबूत हैं कि लोगों ने दशकों तक ऐसी आग को समझने की कोशिश की जिसे वे सीधा बुझा नहीं सकते थे। और उस सब के नीचे अब भी कोयला है, हवा है, गर्मी है और आग के आगे बढ़ने के लिए पुरानी खाली जगहें हैं। पेंसिल्वेनिया ने अनुमान लगाया है कि अगर आग को नियंत्रित न किया गया तो यह 1 सदी से भी ज्यादा समय तक जल सकती है। दूसरे अनुमान अलग हो सकते हैं, क्योंकि जमीन के नीचे की आग को पूरी तरह नापना आसान नहीं है। लेकिन सेंट्रेलिया को डरावना बनाने के लिए किसी बड़े अंत की जरूरत नहीं है। इसकी ताकत इसी में है कि आपदा चुपचाप जारी है। ज्यादातर आपदाओं में पहले और बाद की साफ तस्वीर होती है। सेंट्रेलिया में पहले था और फिर एक लंबा चलता हुआ वर्तमान है। और इसमें एक सबक भी है। सेंट्रेलिया किसी एक असंभव रहस्य से नहीं मिटा। ये खनन, कचरा, पुरानी सुरंगें, देर से लिए गए फैसले, तकनीकी सीमाएं, पैसा और भूगोल सब मिलकर बना हुआ नतीजा था। इसलिए यह और असली लगता है, कम नहीं। कोई श्राप नहीं, कोई राक्षस नहीं, बस एक व्यवस्था जिसे लोगों ने बनाया और फिर उस पर उनका नियंत्रण नहीं रहा। इसलिए जब आप सेंट्रेलिया की कल्पना करें तो किसी फिल्म जैसी आग में निगले शहर की कल्पना मत कीजिए। एक शांत सड़क सोचिए, हवा में हिलती घास, ऐसा फुटपाथ जिसके बगल में कोई घर नहीं, और एक चेतावनी बोर्ड जो बताता है कि खतरा सतह के नीचे है। और उस सन्नाटे के नीचे कोयले में अब भी आग चल रही है। सेंट्रेलिया, पेंसिल्वेनिया, वो शहर जो ऊपर से नहीं जला, वह नीचे से जलता रहा। अगर इस कहानी ने आपको खाली पड़े शहरों को अलग नजर से देखने पर मजबूर किया तो अनोखी दुनिया आर्काइव्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आप ऐसी जमीन पर खड़े होंगे जिसके नीचे अब भी आग जल रही हो।